बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए स्पेशली बोर्ड वालों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आ गई हूं और मुझे लगता है सारे बोर्ड्स को ये देखना चाहिए क्योंकि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ पढ़ लें, पूरी बुक पढ़ के चले जाइए, फिर भी आपके नंबर कट जाएं और आप निराशा भरी नजरों से फिर देखेंगे कि मैम मैंने तो सब कुछ लिखा था मैम, कुछ भी नहीं छोड़ा था, फिर भी मुझे फुल आउट ऑफ फुल नंबर क्यों नहीं मिले। और ऐसा हुआ भी है। आपको याद है मैंने आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लिया था क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का, और कई बच्चे जो है वो उनको कॉपीज भी दिखी थी और कुछ बच्चे जिनको कॉपीज नहीं दिखी लेकिन वो कह रहे थे कि मैम मैं तो पूरा लिख के आया था, मेरे नंबर कहाँ कट गए मैम, मैंने तो सब कुछ लिखा था। तो भाई इसी का जवाब आज मैं आपको देने वाली हूं और वो जवाब क्या है, वो है कि अच्छे आंसर्स कैसे लिखें। और ये बहुत जरूरी है। देखो, एक होता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमें उसे कॉपी पे कैसे उतारना है और अपना इंप्रेशन कैसे जमाना है। हालांकि जो बच्चे 12th के हैं और जो मॉडल पेपर देख रहे हैं उनको काफी हिंट मैंने वहां पे बताए हैं, लेकिन एक बार उसको हम समराइज कर देते हैं आज की क्लास से। तो बिल्कुल इसको लास्ट तक देखें वीडियो को, बहुत अच्छी चीज है। और स्पेशली मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए भी बताऊंगी, है ना, सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूं मैं हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, है ना, थोड़ा सा हम सबको कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि ये तो एक कॉमन टॉपिक है भाई, कॉमन टॉपिक है ना, तो हमें उसको जो है कवर करना है। आइए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं उसके बारे में। अच्छा, अच्छे आंसर्स के लिए हमें क्या क्या करना होगा कि हमारे नंबर नहीं कटे। बहुत सारे पॉइंट है और इन पॉइंट को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें अच्छे नंबर के लिए क्या करना होगा कि क्वेश्चन जो है उसमें मुख्य बिंदु आ जानी चाहिए, यानी कि मेन पॉइंट्स आ जाने चाहिए। अब ये मेन पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा है भाई कि पोषण क्या है, ठीक है, क्या पूछा है मुझे, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। अब मैंने जब बच्चों का, वही मैं आपको अपने सब्जेक्टिव टेस्ट से रिलेटेड लेके चलूंगी कि पोषण क्या है, तो बच्चे लिख रहे हैं मैम हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व पोषण कहलाते हैं। नहीं बच्चों, पोषण तो प्रक्रिया है। ये तो आप पोषक तत्व की परिभाषा लिख रहे हैं, पोषण तो एक प्रक्रिया है, जो जरूरी है वो तो पोषक तत्व है और इसे ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण है। तो भाई जो आपसे पूछा है उसमें मेन पॉइंट, कुछ हर आंसर के कुछ मेन बिंदु होते हैं जो उस आंसर के अंदर आ जाने चाहिए, उसे हम कहते हैं मेन पॉइंट्स या मुख्य बिंदु। तो तभी आपको एग्जामिनर जो है वो नंबर देता है। मैं आपको बोर्ड का बताती हूँ। देखो, बोर्ड में कोई पेपर बनता है ना सीबीएसई वगैरह में, तो उसके साथ उसके आंसर की आती है टीचर के पास, ठीक है। उस आंसर की में पूरे आंसर नहीं लिखे होते, उस आंसर की में पूरे आंसर नहीं लिखे होते, उस आंसर की में मुख्य मुख्य बिंदु लिखे होते हैं कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर ये पॉइंट आ जाने चाहिए। अगर बच्चे ने इन पॉइंट को लिखा है तो उसको नंबर मिलने चाहिए। और मैं तो बताती हूँ सीबीएसई में अगर आप देखेंगे ना कॉपी, तो सीबीएसई में एक पॉइंट अगर बच्चे ने ये लिखा है, मान लो कि जैसे मैंने अभी बोला कि पोषण, ठीक है, अगर मैंने बोला कि पोषण, तो पोषण में उन्होंने लिखा है पीछे की तरफ कि भाई पोषण के अंदर अगर प्रक्रिया वर्ड आ जाए तो आप बच्चे को 1 नंबर दे देना। इतना ही लिखा होता है उसके आंसर शीट में, पूरा आंसर्स नहीं छपे होते उनके आंसर शीट्स में, सिर्फ पॉइंट लिखे होते हैं कि बच्चे ने अगर प्रक्रिया वर्ड लिखा है उसको 1 नंबर दे देना, उदाहरण लिखे हैं 1 नंबर दे देना अगर 2 नंबर का है तो, ठीक है, बाकी लैंग्वेज टीचर देख लेता है। तो मुख्य बिंदु आना बहुत जरूरी है। आप अपने मेन पॉइंट से नहीं भटकेंगे, आप पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद कि पोषण ये होता है और उदाहरण भी लिखेंगे, उदाहरण की बात भी हम करेंगे। तो मुख्य बिंदु आ जाने चाहिए सबसे पहले आपकी, जो आपका आंसर है। मुख्य बिंदु से भटकना नहीं है आपको कि आपको भाई पोषण पूछ रहे हैं, आप पोषक तत्वों की परिभाषा दे रहे हैं, बिल्कुल गलत। पहला इंप्रेशन, बेटा इंप्रेशन का सवाल होता है। देखो मैं बताती हूं आपको कि पढ़ के तो सब आते हैं, सब रट्टा मार के आते हैं, रट्टा ही मारते हैं आधे बच्चे तो, लेकिन उस रट्टे को कॉपी पे कैसे शो करना है वो एक कला है जो आपको सीखनी है।
इसीलिए बच्चे जो है मैम हमारे तो नंबर कट गए, बता रही हूँ कहाँ कहाँ नंबर कटे, सब पता चल जाएगा अभी कहाँ नंबर कटे। जिन्होंने कॉपी देख ली होगी वो भी कह रहे होंगे मैम आपने जबरदस्ती नंबर काट लिया हमारे, हम पूरा लिखा था। ऐसे ऐसे करते हो ना, है ना, मैम के पास जाते हो। तो भाई सबसे पहले है, दूसरा तो हो गया हमारा, पहला वाला बिंदु है मेन पॉइंट्स आ जाने चाहिए, कि मेन चीज आ जानी चाहिए। दूसरा है सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। सुव्यवस्थित का मतलब आप जो पहला दूसरा पेज लिखेंगे, देखो ज्यादा नहीं, स्पीड अपनी पहले तो स्लो रखना, जिसकी स्पीड अच्छी है स्पीड बढ़ाना अच्छा है। क्लास 12th वाले बच्चे कह रहे थे मैम बड़ा लंबा पेपर था, टाइम कम था, जानबूझ के दिया था मैंने। स्पीड बढ़ाओ अपनी, और स्पीड ऐसे बढ़ानी है कि पहले दूसरे पेज पे तो आप अपनी राइटिंग अच्छी अच्छी लिखेंगे, ठीक है। पहले दूसरे पेज तक तो चलो थोड़ी सी स्लो स्पीड कर लेना, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाना भयानक तरीके से, फिर चाहे राइटिंग बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पहले दूसरे पेज पे अपनी राइटिंग को सुंदर लिखना है और कोई काटापीसी नहीं करनी है ना, वो ऐसे काटा नहीं करना है। देखो एक काटने का भी तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ सुंदर शब्दों में। देखो मान लो मेरे से ये मैंने यहाँ पे सुव्यवस्थित लिखा, अभी मैंने ये गलत लिख दिया, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। एक बच्चा होता है पता है कैसे काटेगा, बताओ, एक तो ये काटना होता है, एक इसी को मैं कैसे काट सकती हूं, एक काटना ये है, ये काटना ज्यादा गंदा दिखेगा पता है आपको। आप पेज लिखोगे उस पे, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो इधर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूं, ये देखो मैंने ये यहां पे ये चीज लिखी है, अब देखो मैं इसको ऐसे काट रही हूं, ये गलत हो गया, देखो कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है। व्हाइट से काट के दिखा देती हूँ, आपको लग रहा है येलो ज्यादा भभक रहा है, चलो व्हाइट से दिखाती हूँ। ये आपका ब्लू पेन है समझ लो, है ना, जिस भी पेन से आप लिखोगे, ये आपने काटा, ये देखो कितना गंदा लग रहा है पेज। ऐसे आप 4-5 बार काट दोगे तो कितना गंदा लगेगा। इसी जगह मेरे को अगर काटना है, भाई गलती हो सकती है, इंसान है हम, बिल्कुल होगी, सबसे होगी, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं है, मुझसे भी होती है। इसको ऐसे काटो, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा ऐसे नोटिस में आ रहा है कि कुछ काटा है। अगर वो पूरे पढ़ेंगे टीचर तब तो उन्हें पता चलेगा काटा है, लेकिन एकदम देखने से आपको नहीं लग रहा होगा कि कुछ काटा है, नहीं दिख रहा है ना, तो एक लाइन से काटे, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं मैं, आपको लग रहा है मैम ये तो छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात ही आपको मेरिट, अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, वहां से दूर कर रही है, ठीक है। आ जाओ अब इसको मिटा दे, है ना, बोर्ड गंदा लग रहा है ना, बस यही गंदगी आप कॉपी में भी फैला रहे हो, ठीक है, बोर्ड गंदा लग रहा है ना, चलो मिटाते हैं। तीसरा, अगर काटापीसी नहीं हो तो आप सबसे पहले ऐसे आंसर को लिखेंगे जिसको आपको 100% श्योरिटी है कि ये मुझे पूरा आता है और मैंने इसको अच्छे से अपने दिमाग में बसा रखा है, वो आंसर आप चुनेंगे तो काटापीसी कम होगी। पहले जैसे मान लो आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन दिखा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि आधा आता है आधा नहीं आता है, तो फिर आप क्या सोच सोच के लिखते हैं, अब सोच सोच के लिखते हैं तो आप एक गलत शब्द लिख देते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर गलत शब्द लिख, अरे यार ये नहीं, ये लिखना चाहिए था। तो ऐसे आंसर्स को पहले नहीं लिखे, पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे करें जो आपको बिल्कुल 100% आते हैं, जिसका आपको आंसर दिमाग में फिट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे आंसरों का चुनाव करें हमेशा। तो यहाँ पे चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा, एक चुनाव के बारे में और एक चीज बताऊंगी मैं, अंक भार का ध्यान रखें कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके अंक कितने नंबर के हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप उसमें 2 या 3 लाइन लिखेंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको 2 या 3 लाइन आती ही नहीं है ही भाई परिभाषा एक शब्द की, तो हम क्या करें, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहें तो 2 या 3 लाइन जिससे आपका रिलेशन बैठता है उस क्वेश्चन से, भाई फालतू बातें नहीं लिखनी, ये पहले ही बता दिया, फालतू नहीं लिखी, जानबूझ के मैम ने कहा था 3 लाइन का लिखना है तो भी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, लॉजिक चीज देनी है। अब ये लॉजिक चीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया, हमें पोषण की परिभाषा पूछी थी, ठीक है, अब पोषण की परिभाषा 1 लाइन में खत्म हो गई, आप क्या कर देंगे, आप पोषण के प्रकार लिख दो। लॉजिकल है, लॉजिकल है कि प्रकार लिख दिया आपने कि भाई पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, भले उसको डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ प्रकार लिख दो क्योंकि 1 ही नंबर का था,
ठीक है, तो प्रकार लिख दिया हमने, स्वपोषी विषमपोषी, 1 नंबर का था और एक्स्ट्रा हमने एक चीज दे दी, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अंक भार का ध्यान रखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का है, मान लो 5 नंबर में, तो 1.5 पेज या 2 पेज से ज्यादा नहीं जाना है आपको, 1.5 पेज या 2 पेज से ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, अब 1.5 पेज या 2 पेज फालतू चीजों से नहीं भरने, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, फालतू चीजें नहीं डालनी अंदर, जो लॉजिक है उस टॉपिक से रिलेटेड है उसका ध्यान रखें। 2 नंबर का है, जैसे यही पोषण वाला अगर मैं 2 नंबर में दे देती, मैं एक ही क्वेश्चन से आपको समझाऊंगी। एक अभी मैंने कहा अगर 1 नंबर का है तो आपने क्या किया, पोषण की परिभाषा लिख दी और उसके प्रकार लिख दिए। नहीं पूछे थे लेकिन आपको पता थे तो आपने एक थोड़ा सा अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लिख दिए। अब प्रकारों को डिटेल में मत लिखना 1 नंबर के अंदर। अब वही क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे यार, बोलोगे यार पोषण की परिभाषा तो 1 लाइन की, प्रकार लिख दिए, अब प्रकारों को डिटेल कर दो तो ये 2 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, प्रकार को थोड़ा सा डिटेल में समझा दो, 2 नंबर का बन जाएगा। तो अंक बार का हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आपने उससे रिलेटेड सिर्फ 1 लाइन पढ़ी है या 2 लाइन पढ़ी है तो आप उससे रिलेटेड और क्या लिख सकते हो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं ना, मैम हमारे तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, हमारे तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव की तरफ ही चलते रहते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव में से कोई शॉर्ट टाइप में आ गया तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो उस तरह से पढ़ा ही नहीं था। हमेशा लॉन्ग आंसर आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, पता है आपको। लॉन्ग आंसर से आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसी लॉन्ग में से भाई छोटा आएगा तो लॉन्ग में से आपके वेरी शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाता है, लॉन्ग में से ही आएगा, और लॉन्ग से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। तो लॉन्ग आंसर सबसे अच्छे होते हैं। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है सुंदरता। वही मैंने कहा कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पीड आपको ध्यान में रखनी है और आपको सुंदरता का भी ध्यान रखना है। भाई सुंदरता मतलब वही, ये जो गंदगी हमने फैलाई थी वो नहीं फैलानी है, राइटिंग अच्छी रखनी है, ठीक है, स्पीड में रखनी है और व्यवस्थित रखना है। अब ये सुंदरता और व्यवस्था दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुंदरता और व्यवस्था, मैंने कहा था एक एग्जाम्पल दूंगी, ये देखो एग्जाम्पल, ये देखो, ये एक आंसर है पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, एक ही आंसर है, ये भी है, यही है, ये भी है, ये दोनों को मिला लेना, कुछ भी गलत नहीं है, अलग नहीं है। एक ये आंसर मैंने लिखा भाई, ये 2 नंबर में था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, 2 नंबर में मैंने क्या किया, यहां पे परिभाषा लिख दी और एक्स्ट्रा में मैंने क्या किया, उसके नियामक भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी लिख दिया और उसके एग्जाम्पल भी लिख दिए कि भाई ये 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 2 नंबर में था। लेकिन लिखा मैंने सारा है, लेकिन इसमें व्यवस्थीकरण और सुंदरता की कमी है। ये वाला, इसी आंसर को देखो मैंने ऐसे लिखा है। जो बच्चे स्टार्टिंग में मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे स्कूल में जो नोट्स, हम मेरे बनाए हुए नोट्स जब वो ले गए तो कई बच्चों ने मुझे कहा मैम, हमारी मैम ने कहा नोट्स बहुत अच्छे हैं जो हमने आपकी क्लास से बनाए थे। क्यों अच्छे क्यों थे? ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बताओ कौन सा आंसर अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है, बीइंग अ टीचर, मैं टीचर हूं, मुझे ये देख के ज्यादा खुशी होगी, ये देख के नहीं होगी। देखो ये सब कुछ घिचपिच है, एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा टीचर को। यहां पे देखो, पहले मैंने लिखा कि मैं परिभाषा लिख रही हूं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे परिभाषा यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे टीचर का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया है कि मैंने परिभाषा लिखी है पहले। उसके बाद मैंने प्रकार भी लिखे हैं, प्रकार यहाँ पे भी लिखे हैं, देख लो बिल्कुल सेम है, लेकिन वो दिखेगा ही नहीं इतने सारे पैराग्राफ में। अच्छा लिखा है 1.5 नंबर, पढ़ना बेटा नहीं होता टाइम, ये फैक्ट है भाई। उनके पास 4-4 हजार कॉपियां पड़ी है, वो एक एक लाइन थोड़ी ना पढ़ेंगे, उनको चाहिए मेरी निगाहों में कुछ एकदम आ जाए। अब आप बोलोगे मैम आपके पास तो कलर है, हम क्या करें? गुड पॉइंट भाई, आपके पास कलर्ड पेन है, या तो आप ब्लैक यूज कर लो, है ना, रेड अलाउ नहीं होता है भाई, मुझे पता है कई बोर्ड्स में रेड अलाउ नहीं है, तो आप या तो ब्लैक यूज कर लो, ब्लैक यूज करके और उसके नीचे अंडरलाइन करें, आप ऐसे करें वहां पे। जैसे मान लो आपने ये लिखा है प्रकार, आप क्या करो, डबल अंडरलाइन कर लो और कोटेशन लगा दो। ठीक, ऐसे कर सकते हो आप। और कलर्ड पेन से लिख लो अगर आपके बोर्ड में अलाउ है। देखो ब्लैक यूज कर सकते हो आप, ब्लू यूज कर सकते हो,
ग्रीन भी कई जगह अलाउ नहीं होता, अगर अलाउ है तो करो। आजकल तो देखो कलर्ड पेन बहुत सारे आते हैं, ब्लू में भी एक पर्पल भी आता है, ठीक है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। देखो ये आंसर सेम चीज लिखी हुई है लेकिन बढ़िया एकदम, मेरे को सीधा दिखा, टीचर को लगा ये 2 नंबर। परिभाषा भी लिखी है बच्चे ने, प्रकार भी लिखा है और सुंदर भी लग रहा है ना सुंदर। तो ये तरीका एक अपना है, अपने मार्क्स कटे हैं वो ध्यान दे भाई, सब्जेक्टिव टेस्ट में क्यों मार्क्स कटे हैं आप सबके, ये ऐसे घिचड़ा नहीं चलेगा, सीधा आंखों में चुभना चाहिए कि बच्चे ने लिखा है भाई, उसको पता है ये लिखा इसने भी है, लेकिन इसका ध्यान अट्रैक्शन नहीं है इस आंसर के अंदर। ऐसे ही जो आप पैराग्राफ छाप देते हो, भड़ंग 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 पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मत छापा करो, पॉइंट बना के लिखा जाए। जैसे मैं क्लास में लिखती हूँ, जो बच्चे मेरी क्लास देखते हैं, ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, है ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, अच्छा दिखता है। ये लग रहा है 2 नंबर का, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा 2 नंबर का, 1.5 नंबर इसीलिए दिया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। भले ही पढ़ा हो टीचर ने, बिल्कुल मैंने पढ़ा इसको, लेकिन यार मुझे मजा नहीं आया इसको पढ़ के, लिखा सब है लेकिन मजा नहीं आया, मजा तो इसमें आया है, इसीलिए इसको पूरे 2 नंबर दिए। देखो हर क्वेश्चन में सफाई के नंबर होते हैं, अट्रैक्शन के नंबर होते हैं, मुख्य बिंदु के नंबर होते हैं कि उसने वो टच किया है या नहीं, पॉइंट समझ गए आप। ये सुंदरता और सुव्यवस्थीकरण से क्या समझ में आया आपको। अगली बात हम देते हैं उदाहरण। भाई उदाहरण देना है आपको, आपसे चाहे कई बच्चे, मैंने भाई वो क्वेश्चन दिए थे सब्जेक्टिव टेस्ट में, मैंने किसी की परिभाषा दी थी, तो बस उन्होंने परिभाषा लिख दी, अपना काम खत्म। भाई जहां तक पॉसिबल हो, स्पेशली हर सब्जेक्ट में बोल रही हूं मैं, हर सब्जेक्ट में एग्जाम्पल जरूर लिखे, चाहे आपसे पूछा हो नहीं पूछा हो, आप एग्जाम्पल जरूर लिखो। इसको पता है क्या कहते हैं, प्रामाणिकता कहते हैं इसको। जब आप, जो बच्चे आईपीएस आईएएस बनना चाहते हैं, है ना, वो बच्चे स्पेशली आरएस बनना चाहते हैं, आजकल तो खैर सब्जेक्टिव चीजें बंद हो गई हैं एग्जाम्स होना, लेकिन जब सब्जेक्टिव हुआ करता था ना तो हमें ये एग्जाम्पल देने होते थे। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में बायो में तो उदाहरण जरूर दे आपसे, चाहे पूछे हो नहीं पूछो। एक बच्चा मुझे कई बार बोला मैम एग्जाम्पल आपने पूछे ही नहीं थे, तो फिर मैंने नंबर भी तो नहीं दिए, पूछे नहीं थे तो, ठीक है। तो यही है कि उदाहरण जरूर लिखें अगर आपको पता है तो, और होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं बताने वाली हूं वो है डायग्राम्स, यानी कि चित्र। बिल्कुल, जहां आपको अगर किसी टॉपिक का, चाहे मैं बोल रही हूं 1 नंबर का ही क्यों ना हो क्वेश्चन, सुनना मेरी बात को, 1 नंबर का क्वेश्चन हो और आपको पता है कि मेरे को इससे रिलेटेड डायग्राम आता है, बिल्कुल बनाओ उसका डायग्राम। अब आप बोलोगे मैम कैसे, एक तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। सबसे पहली बात सुनना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो ये केमिस्ट्री का है ना, आप बोलोगे मैम बायो में डायग्राम होते हैं, ये केमिस्ट्री क्लास 10th में भाई प्रश्न पूछा है, फोकस दूरी क्या है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा लिख दोगे, फला फला, मैं परिभाषा नहीं लिख रही है ना, पहले तो ऐसी हेडिंग डालोगे, या देखो परिभाषा नहीं लिख रहे हो ना तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक और तरीका बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपसे फोकस दूरी पूछी है, क्योंकि प्रश्न तो आप आंसर शीट में लिखते नहीं लिखते हो ना, लिखना भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट उत्तर लिखते हो। तो आपके पास एक और तरीका है, पहले ऐसे भाई हेडिंग डालो फोकस दूरी, डायरेक्ट लिखना शुरू मत करो, हेडिंग डालो भाई ऐसे, उसके बाद सब कुछ लिखो। इससे 2-3 चीजें होंगी, एग्जाम जो है ना एग्जामिनर, उसको क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, बार बार नंबर नहीं देखने, उसको पता है फोकस दूरी वाला क्वेश्चन किया है इसने, ठीक है। तो ये चीज जरूर लिखे, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं पेपर के अंदर, आंसर शीट के अंदर, ठीक है, ऐसा जरूर लगाए, परिभाषा लिख दें, या अब फोकस दूरी ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, है ना, फोकस दूरी लिख दें, वहां पे भी आप ऐसे कर सकते थे, वहां पे पादप हार्मोन का ऐसे टैग लगा के लिख सकते थे। तो भाई फोकस दूरी की आपने परिभाषा लिख दी कि भाई वक्रता केंद्र से जो फोकस है उसकी भी जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, भाई लिख दिया, एक बच्चे ने परिभाषा लिख दी, है ना, ठीक है। मैं होती तो क्या करती पता है, इसमें भी डायग्राम चिपती। बताओ 1 नंबर का है, पता है मुझे। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर के अंदर, उसके बाद शॉर्ट आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, फिर शॉर्ट आते हैं, फिर लॉन्ग आते हैं। आपको एग्जामिनर को अपनी बातों में, अपने पेपर में ऐसे उलझाना है
कि वो आपका मतलब फैन हो जाए कि बच्चा तो भाई पढ़ के आया है, सब कुछ नहीं छोड़ा उसने। और ये हम एक्स्ट्रा लिख के सिर्फ नहीं कर सकते, हमें शुरू से इंप्रेशन बनाना पड़ेगा, फर्स्ट इंप्रेशन जिसको आप कहते हैं। और ये शुरुआत आपको कहां से करनी पड़ेगी? पहले वाले से। सबसे पहले भाई वही आएंगे वेरी शॉर्ट, वहीं से इंप्रेशन शुरू कर देना है। आप सोचो तो 1 नंबर का है, लॉन्ग वाला अच्छा बड़ा बड़ा, लॉन्ग वाला पढ़ेगा ही नहीं वो, उसका इंप्रेशन पहले ही खत्म कर दिया आपने। उसको पहले एग्जामिनर का सबसे ज्यादा ध्यान कॉपी चेक करते हुए आगे की क्वेश्चंस में होता है। जैसे जैसे एग्जामिनर पीछे जाता है उसको पता चल जाता है बच्चा कैसा है। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप ऐसे आंसर्स लिखो जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं, ठीक है। अब ये लिख दी, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी भाई, ये कोई मिरर बना दो ऐसे, है ना, और लेबल जरूर करना। यहाँ पे मैं ये O कह देती हूँ भाई, यहाँ पे F कह देती हूँ, ठीक है। और जो भी होता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे C कह देती हूँ, वक्रता। सबके नाम दे देना। अब मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रही, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रही, इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। लेकिन जैसे ये ध्रुव है भाई, P होता है ना, यहाँ पे सबकी लेबलिंग कर दो, ये क्या है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये हमारी त्रिज्या है, ये फोकस है ना, सारा आप कर लोगे। एक में लिख देती हूँ, चलो ये दर्पण है, ऐसे आप लेबलिंग करो इसको। अब देखो ये डायग्राम गंदा लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, ये जानबूझ के गंदा बनाया मैंने, ऐसे नहीं करना। जो बच्चे हैं बायो के स्पेशली, मैंने उनको कहा है कि डायग्राम बनाते वक्त भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मान लो ये एक डायग्राम है ना, कोई भी एक डायग्राम है, आप उसके क्या करो भाई, प्रैक्टिकल फाइल में अलग चीज है, यहाँ पे भी आपका जहां तक पॉसिबिलिटी हो एक लाइन में आपके जो है लेबल आ जाने चाहिए, ऐसे एक साइड आ जाना चाहिए सारे, और एक साइड में एकदम सीधे सीधे होने चाहिए, ऐसे बाके टेढ़े नहीं। ये देखो मैंने बनाया, एक यहाँ जा रहा है, अरे कितना गंदा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ये। इसी जगह आप क्या करो भाई, ऐसे बनाओ एक साइड सारे नाम जहां तक पॉसिबल हो। देखो इतने ही नाम होते हैं, ज्यादा होते नहीं। हाँ मैं मानती हूँ जो बड़ी क्लासेस हैं उनके ज्यादा होते हैं, उनके लिए भी मैंने उनको बताया हुआ है। तो भाई और क्या, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है ध्रुव, है ना एग्जाम्पल, तो ध्रुव लिखा, उसी के नीचे दूसरा नाम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ध्रुव लिखा है तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे देती हूँ भाई, क्या दूं, कोशिका लिख देती हूँ, कोशिका, है ना। यहाँ पे केंद्र दे देती हूँ, चलो केंद्र। देखो अच्छा लग रहा है ना, मैनेजमेंट अच्छा है। अब इसी डायग्राम को मैं ऐसे बनाऊं, देखो यहाँ पे ध्रुव लिखूंगी, है ना, यहाँ पे केंद्र लिखूंगी, यहाँ पे कोशिका लिखूंगी। ये लो, बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है? यही अच्छा लगेगा, यही अच्छा लगेगा। डायग्राम कैसा हो, कलर्ड हो, ये भी आप ध्यान रखें। जहां पॉसिबल है, मैंने कहा एक एक नंबर से शुरू कर देना डायग्राम बनाना, और ये मैंने किया है, मैं बता रही हूं आपको, ये मैंने किया है। और मुझे है ना 45 नंबर का पेपर था, मुझे 42 मार्क्स मिले हैं उसके अंदर, 42, सिर्फ 2-3 नंबर कटे हैं। वो क्या किस वजह से कटे वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन 42 नंबर मिले। और बताऊं मैं आपको, उसमें से मैंने जो है मेरा पेपर भी छूट गया था, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूं मैं, पेपर छूट गया था मेरा। और किसकी बात कर रही हूं मैं, पेपर छूट गया था मेरा। पेपर छूटने के बाद भी मेरे 42 मार्क्स से, बताओ आप कैसे। इंप्रेशन, पहले नंबर से इंप्रेशन शुरू कर देना है। जहां आपको लगता है मेरे को इसमें डायग्राम आता है, बिल्कुल। अब इसके लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने पूछा अमीबा के कूटपाद क्या होते हैं, अब आप बोलोगे मैम अमीबा के कूटपाद जो है ऐसे निकालता है, उसको कूटपाद कहते हैं। अरे डायग्राम बनाओ, यहां पे इसको शो करो, ये कूटपाद है। जहां पॉसिबल हो डायग्राम बनाना शुरू कर देना। और मैंने ये किया, और मैंने जब 10th में प्री बोर्ड दी थी तब से मैंने ये शुरू किया था। और मेरी मैम ने मुझे बोला भी कि बहुत अच्छा पेपर किया, बहुत अच्छा, ऐसे मुझे बोला स्पेशली पूरी क्लास के अंदर कि पहले से आपने जो है ऐसे ही करना, बोर्ड के अंदर ऐसे ही करके आना। ये मुझे बोला था मेरी मैम ने, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, ये बहुत आपको फायदा पहुँचाएगी। ठीक है, हो गया। चित्र डायग्राम कलरफुल होने चाहिए, है ना। एक डायग्राम भी सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी बना रहे हैं,
है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक डायग्राम होना चाहिए। तीसरी और सबसे, जो मैंने कहा था हिंदी इंग्लिश में भी बताऊंगी, बताओ देखो ये भी मैंने अपनी लाइफ में यूज की है चीज, और ये मैं आपको बताऊंगी। तीसरा क्या है भाई, कि आपको जो आंसर आता है, आप चॉइस जो चयन करते हो भाई, क्वेश्चन का चॉइस करते हो। देखो 2 क्वेश्चन है, अभी एक ऐसा आया भी था मॉडल पेपर में, आपको अथवा में 2 क्वेश्चन दिए हैं। आप क्या सोचते हो कि यार बड़ा वाला आंसर करते हैं, है ना, ऐसा ही सोचते हो, सही भी है। देखो अगर आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे एक छोटा है जिसमें आपको कम चीज आती है ना, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सब कुछ आता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो बिल्कुल वो करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। देखो सिलेक्शन ऑफ चॉइस भी जो टीचर है उसको इफेक्ट करती है, वो देखता है कि बच्चे ने दोनों में से कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अब देखने का उसका ये मतलब नहीं है कि वो ये देखेगा कि उसने बड़ा वाला आंसर सेलेक्ट किया है या छोटा वाला आंसर किया है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है जिसमें आप टीचर को ज्यादा से ज्यादा अपना ज्ञान बता सको कि मैंने ये पढ़ा है। स्पेशली ऐसा चॉइस करें आप क्वेश्चन जिसमें डायग्राम्स हो, एक तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कुछ डायग्राम भी नहीं है उसमें, जिसमें आप अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख सको। और एक और बताऊं, अगर आपके पास देखो एक तो थ्योरी हो, है ना, थ्योरी वाला क्वेश्चन हो, और एक आपके पास न्यूमेरिकल हो, ऐसी चॉइस आ गई कि एक आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल है। अब आप इसमें मेरा ये वाला लॉजिक लगाओगे कि यार थ्योरी वाला आंसर तो बड़ा होता है, इसको करेंगे, अब आप गलत हो। अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, अब आपको न्यूमेरिकल सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें कटने के चांसेस बहुत कम है, इसमें फिर भी नंबर कट जाएंगे। इसमें आप 4 पेज लिख के आओ, 1 नंबर तो काट ही लेगा कहीं भी, अगर उसको आपका शुरू से अगर मान लो इंप्रेशन खराब था। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है, मैथ्स आप जानते हो, मैथ्स में आंसर सही होना चाहिए, स्टेप सही होने चाहिए, बिल्कुल नंबर देगा। काट इसमें, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आएगी ना। हालांकि फिर इसमें आपने अगर अच्छे से नहीं किया है, सारे स्टेप्स नहीं बताए, तो वो नंबर काट सकता है, लेकिन इसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो न्यूमेरिकल सेलेक्ट करें अगर आपके पास थ्योरी और न्यूमेरिकल में से ऑप्शन है तो, ठीक है। तो ये है। और अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ये किया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। डी भी मिला हुआ है मुझे, 10th में भी मिला हुआ है डी इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। मार्क्स तो अब मुझे याद नहीं, ठीक है। और हिंदी में भी किया है। हमारे जो सर थे उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये करना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, तब भी मैंने फिर इंग्लिश ली थी कंपलसरी सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो वहाँ पे भी हम तो भाई इंग्लिश तो आपको पता है ग्रेजुएशन में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेने के बाद इंसान की क्या ही हालत बचती होगी कि वो इंग्लिश पढ़ता होगा, है ना, क्या ही हालत पड़ती होगी। बस ऐसा पास होने जितना पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे उसमें अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि मैंने उनकी बताई हुई चीज़ों को अभी तक अपने दिमाग में बिठा के रखा है। जैसे कि आपको कोई स्टोरी आती है, आप वही पोथा लिख दोगे, बड़ा सा यहाँ पे 4 पेज का पोथा। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। बेवकूफ़ी लग रही होगी किसी को, लग रहा होगा ये मैम कैसी बातें कर रही हैं, दिमाग खराब हो गया है मैम का। बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है भाई। हम टीचर्स के साथ रहते हैं और समझते हैं। बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स के साथ रही हुई हूं मैं, और मैंने उन्हें ये बताया तो उन्होंने कहा मैम यार आपका आइडिया अच्छा है, मैं अपने बच्चों को बताऊंगी। यार ये तो अच्छी बात है। कभी बुक खोली है आपने, स्टोरी देखी है बुक के अंदर, क्या वो बिना फोटोग्राफ की होती है? नहीं, फोटोग्राफ होता है उसके अंदर। आप बनाओ, अगर जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है वो तो बिल्कुल बना सकता है, और नहीं तो भाई छोटा मोटा तो आप बना सकते हो। देखो हमारे सर ने बताया, हमको स्टोरी लिखने का एक तरीका बताया था। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे राइटिंग करते हो, वैसे हमको उन्होंने स्टोरी लिखना सिखाया था। हालांकि मैं बहुत कुछ अब उसमें से भूल चुकी हूँ, लेकिन सिखाया था। उसमें हमको उन्होंने पहले कहा था, 1-2 और पॉइंट थे, अब मुझे याद नहीं है, भूल गई हूँ मैं, लेकिन ये पिक्चर वाला मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। पहले स्टोरी लिखो, उसके बाद उसका एक फोटोग्राफ बनाओ, जो भी स्टोरी आप लिख रहे हो। देखो स्टोरी सब घिसी-पिटी सी होती है ना। 10th में हेयर एंड टॉर्टोइज और क्रो, सबके पिक्चर्स देख लो कैसे होते हैं, पर देखने की क्या जरूरत है, स्टोरी याद है ना, तो भाई एक टॉर्टोइज बना दो ऐसा,
ज्यादा अपन को सुंदरता नहीं दिखानी, हमको इंप्रेशन जमाना है बस। एक टोर्टोइस बना दो, इधर एक रैबिट बना दो ऐसा सा, है ना, ऐसे ये रैबिट बना दो, इधर एक लाइन बना दो भाई, ये लाइन है रेस की, 2-4 पेड़ पौधे लगा दो इधर, बस। और कुछ नहीं करने को कह रही मैं, कुछ भी नहीं करने को कह रही। ये बहुत इफेक्टिव है बच्चों, मैंने यूज किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। ग्रेजुएशन में भी यूज करके आई हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया। और मैंने जैसे कहा, मेरे जब इतने साल, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मेरे साथ जो इंग्लिश टीचर थे, और वो इंग्लिश टीचर कोई ऐसे इंग्लिश टीचर नहीं थे, वो इंग्लिश टीचर थे गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट समझते हो? मुझे ही नहीं मिला गोल्ड मेडल इतना पढ़ने के बाद। गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं जिनको ग्रेजुएशन में भाई यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं। यूनिवर्सिटी समझते हो? ये बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी पूरी स्टेट की होती है। एक स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं और वो कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, और ऐसी ही 5-6 यूनिवर्सिटी हो सकती है। मतलब कि आप ये समझ लो, अगर यूनिवर्सिटी टॉप किया है किसी ने, इसका मतलब उसने 15-20 कॉलेज मिनिमम, अगर आपकी उस स्टेट के 15-20 भी शायद मैंने कम बोली, 50 कॉलेजेस के अंदर उसने टॉप किया है भाई, 50 कॉलेजेस के अंदर, उसको कहते हैं गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने भी कहा मैम यार ये आपकी अच्छी चीज है, मैं अपने बच्चों को बताऊंगी। बिल्कुल, इसको अप्लाई करो, हिंदी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो और ये चीजें आप पता है IPS, IAS, RS जहां पे भी आप जा रहे हैं वहां पे यूज करें इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको अप्लाई करें, अभी से करें। जो बच्चे प्री बोर्ड देने जा रहे हैं वो इसको अभी से अप्लाई करें, रिजल्ट देखें इसका कि कैसा रिजल्ट मिला है, कमेंट लिखें मुझे। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए